हेलो बच्चों, तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 अध्याय नंबर 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के सारे प्रश्नोत्तरों को। तो एक ही वीडियो में सारे प्रश्नोत्तर तुम्हें मिल जाएंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे जो भीतर के क्वेश्चन होते हैं, और जो अभ्यास के प्रश्न है वो भी है, और साथ में जो न्यूमेरिकल्स है, जो आंकिक प्रश्न है, सारे चीज यही मिल जाएंगे। तो पूरे वीडियो को देखो और बहुत अच्छे से इन चीजों को तुमको समझाया गया है। और साथ ही तुम यदि इसका नोट्स लेना चाहो तो वह भी तुम देख सकते हो। तो यहाँ आ गया हमारा पृष्ठ संख्या 185, और इसी से संबंधित क्वेश्चन तुम पेज नंबर 185 खोलो, प्रश्न संख्या 1 को देखो। बोल रहा है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखी। तो भाई मैंने पढ़ाया भी था कि अवतल दर्पण में हम लोग इसका मुख्य फोकस का परिभाषा करना है, तो हम लोग बोलेंगे कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें अवतल दर्पण से परावर्तित होती हैं तो वह एक बिंदु पर आकर के मिलती हैं, और इसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मैंने क्या बोला बच्चों? जब मुख्य अक्ष के समानांतर समानांतर प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से टकरा करके या परावर्तित होकर एक बिंदु पर मिलती है तो इसी बिंदु को इसका क्या कहते हैं? फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। तो यही तुम्हें लिखना होगा आंसर में। तो देख सकते हो, ये भी लिख सकते हो कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मिलती हैं। देखो बच्चों, यह ध्यान देना है कि तुम्हें वर्ड यूज करना है, मिलती हैं। तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं? इसका फोकस कहते हैं, और इसको एफ से दिखाते हैं। बहुत अच्छे बच्चों। अब चलो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है एक गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्य यानी आर बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो बोलता है कि एफ बराबर क्या होता है? तो यहाँ पर f बराबर क्या हो जाएगा? पहले तो ध्यान दो बच्चों, f यहाँ देखोगे, यहाँ पर हम लोगों ने कैपिटल F लिखा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग स्मॉल f यानी फोकस दूरी कहते हैं। यानी ये जो ध्रुव है और फोकस है, इन दोनों के बीच के दूरी को ही हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। और f का फॉर्मूला है बच्चों r/2। r मतलब क्या है? वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पर r लिख देंगे 20 सेंटीमीटर, और f बटा क्या लिख देंगे? 2। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 सेंटीमीटर उत्तर। देखा बच्चों किस प्रकार से हम लोगों ने इसको बनाया। अब चलो उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो बिंब का हमेशा सीधा प्रतिबिंब कौन बनाएगा? अवतल दर्पण भी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बना सकता है, और उत्तल दर्पण भी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बना सकता है। लेकिन बात यह है कि उत्तल दर्पण में हमेशा, याद रखो, उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा बनेगा, यह है उत्तल दर्पण, लेकिन छोटा बनता है। कैसा बनता है? छोटा। इसलिए हम लोग यहाँ उत्तल दर्पण आंसर नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए तुम्हें रे डायग्राम को, जो किरण आरेख है, पूरा याद कर लेना होगा। उसके बाद ही इस प्रकार के प्रश्नों को तुम बना सकते हो। ना इसको याद कर सकते हो और ना ही तुम इसको अचानक से बना सकते हो अपने आप से वर्ड्स को लिख के, क्योंकि यदि तुमको रे डायग्राम याद है, रे डायग्राम तुमने अच्छे से सीखा है, उसके बाद इन तरीके के क्वेश्चंस को तुम कर सकते हो। तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लो बच्चों, उसके बाद इसे तुम कर लोगे। लेकिन अवतल दर्पण में तुम जानते ही हो कि जो फोकस होता है और ये ध्रुव होता है, इसके बीच भी कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? उसका प्रतिबिंब तुम्हारा यहाँ पीछे की ओर बनता है, सीधा बनता है, और कैसा बनता है? आवर्धित बनता है। इसलिए यहाँ पर हम लोगों का उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? अवतल दर्पण इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ये बात याद रखना। चलो तो अब हम आ जाएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो हम अपने वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में क्यों लगाते हैं? जैसे यदि हमारा ये वाहन है बच्चों, तो इसमें जो तुम साइड में जो तुम लगाते हो मिरर, ये देखो, ये साइड में जो मिरर होता है वह कौन सा मिरर होता है या वह कौन सा दर्पण होता है?
तो वह जो दर्पण होता है वह कौन सा दर्पण होगा? तो उत्तल दर्पण होगा। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई आप उत्तल दर्पण का यहाँ पर क्यों उपयोग कर रहे हैं, ये जो साइड मिरर है उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों कर रहे हैं? इसका तो सबसे पहला जवाब है बच्चों कि यह उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, ये बात ध्यान देना। और सीधा प्रतिबिंब बनेगा भाई यदि मान लो यहाँ पर पेड़ है या यहाँ पर तुम्हारा एक और कार आ रहा है, यहाँ पर एक ट्रक आ रहा है और उसका उल्टा प्रतिबिंब दिखे तो तुम गड़बड़ा जाओगे ना, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए हमेशा सीधा प्रतिबिंब चाहिए। इसके लिए हमें क्या चाहिए? उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। दूसरा, यदि उत्तल दर्पण रहेगा तो हमेशा जो प्रतिबिंब है बहुत छोटा होता है, छोटा तो छोटा होगा, सीधा होगा तो बहुत दूर तक का इसका जो एरिया होगा, बहुत काफ़ी दूर तक की चीज़ों का ये चित्र इस छोटे से मिरर में तुमको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी बात होता है जिसके कारण हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ये दो बात को हमेशा हम लोगों को क्या करना है? याद करना है। और इसी को तीसरा पॉइंट बना के लिख देना है कि ये बहुत बड़े भाग को दिखा पाता है। तो देखो यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है कि इसमें प्रतिबिंब सदैव क्या बनता है? सीधा, पहला बात। दूसरा, आकार में छोटा होता है। और तीसरा, ये बहुत पश्च दृश्य के बहुत बड़े भाग को दिखा पाता है। बड़े भाग को इसलिए दिखा पाता है क्योंकि एकदम छोटा छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 188। तो यहाँ पर ये जो आंसर करते हैं पॉइंट वाइज ये तीनों पॉइंट लिख दोगे तो जरूर से जरूर आपको अच्छा नंबर आ जाएगा। अब देखोगे उस उत्तल दर्पण का फोकस दूरी ज्ञात करिए जिसका वक्रता त्रिज्या 32 है। तो R बराबर तुम्हारा 32 सेंटीमीटर हो गया। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा है कि F बराबर क्या हो जाएगा? R/2 हो जाएगा। तो R है 32 सेंटीमीटर, तो बटे 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 16 सेंटीमीटर आंसर। चलो, इसके बाद कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? तो देखो ये सारा बात आप समझना होगा। सबसे पहला बोल रहा है कि अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ठीक है, ये बात ध्यान देना। तो यदि हम लोग अवतल दर्पण इस तरीके से बना लेंगे तो ये हो गया तुम्हारा अवतल दर्पण। बोल रहा है कि यहाँ पर इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बिंब का, यानी कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है कहीं ये बिंब, यानी U बराबर हो गया तुम्हारा -10 सेंटीमीटर हम लोग लिखेंगे, तो तुम्हें पता ही है। तो बोलता है 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। अब तुम जानते ही हो आवर्धन क्या होता है? M। और बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है कि छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, यह इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्धन। तो 1 गुना, 2 गुना या 3 गुना प्रतिबिंब बनेगा तो इसी को क्या बोलेंगे? आवर्धन। तो आवर्धन बराबर कितना है? 3 गुना है, यानी M बराबर 3 लिख सकते हैं। लेकिन अब यहीं पे तुम्हें यह ध्यान देना है बच्चों कि जब भी अवतल दर्पण में इमेज बनता है तो वह नीचे की ओर बनेगा, यानी कि HI, हाँ थोड़ा सा ऐसे देख लो कि M बराबर होता है HI/HO। तो जब प्रतिबिंब नीचे बन रहा है तो ये पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और हाँ सॉरी निगेटिव मुझे लिखना था, मैंने पॉजिटिव लिख दिया। यही तो गड़बड़ है बच्चों, यहाँ पर यही गड़बड़ है। इस तरीके से गड़बड़ हम लोगों को नहीं करना है। यहाँ देखना, यहाँ देखो, तो HI क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये देखो नीचे सब क्या होता है? निगेटिव निगेटिव होता है ना, और ऊपर सब क्या हो जाता है? पॉजिटिव। ये सब चीज़ तुम्हें आना चाहिए, तभी इस प्रकार के प्रश्न को तुम कर सकते हो। और HO क्या हो जाएगा बच्चों? पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि M बराबर जब भी निकालेंगे तो ये माइनस में ही आएगा। इसलिए यदि M बराबर 3 पर हम लोग प्रश्न को बनाते हैं तो ये हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? गलत। तो M बराबर माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस का साइन, प्लस का साइन तो तुम समझ ही पा रहे हो कि ये हम लोग यहाँ पर जरूर से सीख लेते हैं कि U हमेशा माइनस होता है।
फिर m प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पर प्रतिबिंब बनता तो m बराबर क्या हो जाता, एच आई बटा एच ओ। तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा प्लस और ये भी हो जाएगा प्लस, यानी m यहाँ पर प्लस होता। लेकिन यही बात है, इसीलिए यहाँ पर समझना होगा तुमको कि कौन सा दर्पण है, कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, ये सब तुमको आना चाहिए। तो जब भी न्यूमेरिकल हम लोग बना रहे हैं तो वहां पर तुम्हें सबसे पहला किरण आरेख आना चाहिए। किरण आरेख तुमको अच्छे से आना चाहिए। फिर दूसरा है तुमको चिन्ह परिपाटी भी आना चाहिए। फिर तीसरा है तुम्हारा किरण आरेख आ गया, चिन्ह परिपाटी आ गया, तो अब तुमको फॉर्मूला सब याद होना चाहिए। तो ये तीन चीज यदि तुम्हें याद है तभी तुमसे न्यूमेरिकल बन पाएगा। तो तुम यहाँ देखोगे कि हम लोगों ने फॉर्मूला भी लगा दिया है, किरण आरेख भी देख रहे हैं और चिन्ह परिपाटी, तीनों चीज को यहाँ देख रहे हैं। यदि ये तीनों चीज बहुत अच्छा से आता है तब क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा। अब देखो, u तुम्हें पता है, m तुम्हें पता है, तो v बराबर क्या है, क्वेश्चन है, यानी कि बोल रहा है कि ये जो प्रतिबिंब है वह कहाँ पे बन रहा है। तो सीधा सा हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, m बराबर जानते हो एच आई बटा एच ओ होता है, या दर्पण के लिए m बराबर जानते हो माइनस v बटा u होता है, ये तो तुम जानते ही हो बच्चों। तो यहाँ पर यदि हम लोग m लिख देंगे, ठीक है, तो m बराबर तुम्हारा हो जाएगा m बराबर माइनस भी बटा u, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। अब तुम बोलोगे ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि ना हमें यही पता है ना ही यही पता है, तो कैसे यूज कर सकते हैं जरा बताओ। अब इसमें मान रख देंगे तो m बराबर है तुम्हारा -3 रख देंगे, बराबर के जगह बराबर, माइनस भी के जगह रख देंगे माइनस भी, क्योंकि यही पता करना है, और u के जगह हो जाएगा तुम्हारा -10 सेंटीमीटर। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये जब इधर आके गुना हो जाएगा तो v बराबर हो जाएगा तुम्हारा -30 सेंटीमीटर। तो ये अब सही है कि गलत है बच्चों, बिल्कुल सही है, क्योंकि तुम जानते हो कि यदि यहाँ पर हम लोग भी कहीं लाएंगे तो वो माइनस में ही होगा, माइनस में ही होगा, यानी माइनस में हमारा आंसर सही है। तो यदि ये यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर है तो भी यहाँ पर बन रहा है, मतलब ये काफ़ी दूरी पर बनेगा, 30 सेंटीमीटर पर बन रहा है। तो ये तो हम लोगों ने ऐसे ही अपने मन से बनाया था, तो एक्चुअली में फिगर ये नहीं होगा बल्कि ये होगा, और यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर। तो देखा तुमने कितने आसानी से हम लोगों ने इस प्रश्न को बना लिया। अब आ गया हमारा पृष्ठ संख्या 194 और इसका प्रश्न नंबर 1 बोल रहा है। अब देखो क्या बोल रहा है कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी, बताइए क्यों। तो भाई कितना आसान सा प्रश्न है ये, हम लोगों ने कितना अच्छे से सीखा था कि मान लो जब कोई प्रकाश की किरण है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो हवा से यदि कहाँ जा रहा है, जल में जा रहा है, तो प्रकाश का किरण इस प्रकार से जा रहा है और अभिलंब हम लोगों ने इस प्रकार से खींचा तो ये इस प्रकार से अभिलंब की ओर मुड़ता है। हम लोगों ने क्या सीखा था बच्चों कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है और इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब ये किस ओर मुड़ेगी, ये देखो यही है अभिलंब, तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, अभिलंब की से दूर भागेगी। इसके लिए हम बोलते हैं कि यह किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है। यहाँ पर इस मीडियम को हम लोग बोलते हैं विरल माध्यम, क्या बोलते हैं, विरल माध्यम, और यहाँ पर इस माध्यम को हम लोग बोलते हैं सघन माध्यम, सघन माध्यम। तो विरल माध्यम और सघन माध्यम किस चीज पर निर्भर करता है, इसके अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। यदि अपवर्तनांक कम है तो बोलेंगे विरल माध्यम है, ज़्यादा है तो बोलेंगे सघन माध्यम है। और हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश की किरणें, तुम क्या लिखोगे उत्तर में कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं
तो अभिलंब की ओर मुड़ती हैं। इस कारण से यहाँ पर जो है प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी। ये बात तुमको यहाँ लिख देना होगा। बस आंसर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। तो वायु से में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, तब वह किस ओर मुड़ेगी? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये प्रश्न कंप्लीट हो गया इसका उत्तर। अब बोलेगा कि क्यों मुड़ती है? क्योंकि वायु एक विरल माध्यम है तथा जल एक सघन माध्यम है, एवं हम जानते हैं कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश का चाल क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ये भी बात लिख सकते हो। और जिस कारण से वह किस ओर जाता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। ये बात तुम यहाँ पर लिख दोगे या डायरेक्ट भी लिख दोगे, कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए यहाँ पर नया प्रश्न आ गया, प्रश्न संख्या 2 बोलता है प्रकाश वायु में अपवर्तनांक क्या है? 1.50 है। कांच की एक प्लेट में प्रवेश करती है, वायु से जाएगा कांच में। थोड़ा सा प्रश्न और अच्छे से समझो, शायद मैंने थोड़ा सा अच्छे से नहीं पढ़ा। तो बोलता है प्रकाश जो है वायु से कहाँ जा रहा है? वायु से कांच की प्लेट में जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कांच की प्लेट का अपवर्तनांक 1.5 बताया है। ठीक है। अब बोलता है कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी? अब देखो, ये हो गया तुम्हारा वायु और ये हो गया तुम्हारा कांच। और वायु में प्रकाश की चाल तो तुम्हें पता ही है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हम लोग को लेना है। और कांच में प्रकाश की चाल तुमको बोल रहा है कि बताइए। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें यहाँ पर फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला इस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले तो लिख लेंगे कि अपवर्तनांक कांच का कितना है? 1.5 है। कांच के प्लेट में प्रकाश की चाल नहीं पता है और प्रकाश का चाल निर्वात में इतना होता है, तो हम लोग इसको इसी में ले लेंगे, वायु में भी वही चीज यूज कर लेंगे। तो कांच का जो अपवर्तनांक हो गया वह यही फॉर्मूला है बच्चों की, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल। तो अपवर्तनांक 1.5 हो गया, 1.5 लेंगे। और प्रकाश का चाल निर्वात में क्या हो गया? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड लिख देंगे। और बटा क्या लिख देंगे? कांच में प्रकाश का चाल लिख देंगे। तो इस प्रकार से अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो कांच में प्रकाश का चाल हो गया, चाल मान लो ऐसे ही मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, तो होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बटा हो गया तुम्हारा 1.5, तो ये कट जाएगा, तो होगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इस प्रकार से। ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं सुधार दिया, इस प्रकार से हम लोगों को लिख देना है। तो यही हो गया तुम्हारा कांच में प्रकाश की चाल। अब तुम देखोगे कि जो कांच में प्रकाश की चाल है वह कम है और वायु में प्रकाश की चाल क्या है? वह ज्यादा। यहाँ पर देखा ना तुमने, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इस प्रकार से हम यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। अब देखो प्रश्न संख्या 3 बोल रहा है सारणी दिया होगा। ये प्रश्न एग्जाम में तुम्हारा नहीं आएगा क्योंकि हम लोग इस सारणी को याद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है सारणी 10.3 से अधिकतम प्रकाशीय घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए, न्यूनतम प्रकाशीय घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ साफ दिख रहा है तुम्हें कि अधिकतम प्रकाशीय घनत्व वाला कौन है? 2.42 अपवर्तनांक है जिसका। और यहाँ ध्यान दोगे कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक क्यों नहीं लिख रहा है, क्योंकि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए डायरेक्ट 2.42 ही लिखेगा यहाँ पर। अब इसमें यदि ध्यान दिया जाए, देखो ये तो ध्यान देने वाली बात है सब तुमको, लेकिन ये बढ़ते हुए क्रम में सजाया ही है तो ध्यान क्या देना है। सबसे कम तुम्हारा ये वायु का दे रखा है, तो बस सीधा सीधा इसको आंसर यहाँ पर कर देंगे। लेकिन बात ये है कि ये क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में। हालांकि तुम हीरा का और वायु का याद कर सकते हो, अपने मन से 2 याद कर सकते हो। अरे भाई 1 आध 2 याद कर लोगे तो क्या दिक्कत है। ठीक है।
चलो तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बोलता है कि आपको केरोसिन दिया गया है, तारपीन का तेल दिया गया है तथा जल दिया गया है, और बोल रहा है कि इसमें किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलेगा। तो सारणी में दिए गए आंकड़ों का तुम्हें उपयोग करना है। ये देखो, ये है केरोसिन, ये है तारपीन का तेल, और फिर क्या है, जल है। तो ये हो गया जल। तो इन तीनों में देखोगे कि सबसे कम अपवर्तनांक किसका है, जल का है। तो जब जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश का चाल सबसे ज्यादा होगा, यानी कि जल में प्रकाश का चाल ज्यादा होगा। किसकी तुलना में, तारपीन और केरोसिन की तुलना में। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका आंसर करते हैं। अब देखोगे हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो हीरे का जो अपवर्तनांक है सबसे ज्यादा है, तुम जान रहे हो, जो चार्ट दिया गया उसमें सबसे ज्यादा इसी का है। इस कथन का अभिप्राय है कि यह हीरे में, मतलब कि हीरे में जो प्रकाश की गति है, निर्वात में प्रकाश की गति का 1/2.442 गुना है। समझ रहे हो ना। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जो प्रकाश का चाल होता है वह निर्वात में और बटा तुम्हारा मान लो हीरा में, और बराबर क्या होगा, इसका अपवर्तनांक होगा। ठीक है, तो अपवर्तनांक यदि 2.42 है तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2.42 अपवर्तनांक है। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल है और हीरा में जो प्रकाश का चाल है, उसको हम लोग इस प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं कि जो प्रकाश का चाल है वह हीरा में क्या होगा, जो तुम्हारा निर्वात है उससे 1/2.42 गुना होगा। यानी यहां हम लोग लिख देंगे हीरा में प्रकाश की चाल बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा 2.42। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इसको दिखा सकते हैं। अब देखो पृष्ठ संख्या आ गया 203, और पहला क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है एक डायोप्टर का मतलब क्या होगा, या इसको परिभाषित करिए। तो एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। यानी किसी लेंस का फोकस दूरी यदि 1 मीटर है तो हम लोग बोलेंगे कि उस लेंस की क्षमता क्या है, 1 डायोप्टर है। कैसे भाई, इसको कैसे कहेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं P बराबर 1/f, और यहाँ 1 लिखेंगे, और एक फोकस दूरी यदि 1 मीटर होगा तो हम लोग बोलेंगे कि एक डायोप्टर क्या है, उसका ये तुम्हारा क्षमता है। तो एक डायोप्टर क्षमता परिभाषित करने का मतलब है कि वैसा लेंस जिसका फोकस दूरी 1 मीटर है उसकी क्षमता क्या होगी, 1 डायोप्टर होगी। अब ध्यान देने वाला बात है कि यहाँ पर यदि वह लेंस क्या होगा, उत्तल होगा तो +1d लिखेंगे, और यदि वह लेंस माइनस होगा तो -1d लिखेंगे। तो माइनस प्लस की चर्चा यहाँ पर करनी ही नहीं है, सीधे 1 डायोप्टर हम लोगों को बताना है। तो एक डायोप्टर किसी लेंस की वह क्षमता है जिसका फोकस दूरी 1 मीटर हो, यानी उस लेंस का क्षमता जिसका फोकस दूरी 1 मीटर हो क्या होगा, 1 डायोप्टर होगा। तो मैं कई तरीके से तुम्हें बता दिया, तुम बस यार इसको अच्छे से कर लेना। अब देखो प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी गई है यदि उसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है। मैंने तुम्हें क्या बताया है, मैंने तुम्हें बताया है कि जब भी प्रश्न को हम लोगों को सॉल्व करना है तो उसके लिए तुम्हें 3-4 चीज़ क्या करना है, पता होना चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ तुम्हें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहला चीज़ जो तुम्हें पता होना चाहिए वह है मिरर का ये बोलो तुम्हारा किरण आरेख, ये तुम्हें पता होना चाहिए, किरण आरेख। दूसरा चीज तुम्हें क्या पता होना चाहिए, तो दूसरा चीज तुम्हें फॉर्मूला पूरा पता होना चाहिए। और तीसरा चीज जो तुम्हें पता होना चाहिए वह क्या है बच्चों, वह है चिन्ह परिपाटी।
तो पहले मैं थोड़ा क्वेश्चन को समझा दूं तुम्हें। बोल रहा है कि कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो भाई ये तो लेंस की बात है ना, तो लेंस तो जानते ही हो कि यदि यह उत्तल लेंस होगा तभी वह वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाएगा और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाएगा। तो यदि मान लो यहाँ पर f हम लोगों ने ले लिया तो ये हो गया 2f, ये हो गया f, ये हो गया f और ये क्या हो गया 2f हो गया। तो तुम एक चीज और जानते हो बच्चों, क्या बोल रहा है कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, यानी कि प्रतिबिंब इधर बन रहा है तभी ये इस प्रकार से वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो इतना बात तो तुम्हें समझ में आ गया है। अब बोल रहा है कि उस लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, यानी यदि यहां से हम लोग देखें तो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। यानी भी बराबर तुम्हारा प्लस में 50 सेंटीमीटर तो हो गया। एक चीज तो तुम्हें पता चल गया। लेकिन यहां पर देख सकते हो f तुम्हें पता ही नहीं है, u तुम्हें पता ही नहीं है, तो भाई आगे बात कैसे बढ़ेगी। तो बोल रहा है यह सुई का जो उत्तल लेंस प्रतिबिंब बना रहा है, बोल रहा है u बराबर कहाँ होगा, u बराबर कहाँ पर होगा, कहाँ पर रखी गई है, यदि उसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है। अब देखो यहां से ट्विस्ट आ गया क्वेश्चन। तो भाई सिंपल सा बात है कि हम लोग जानते हैं कि यदि बिंब को 2f पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, 2f पर ही बनता है। और एकदम जहां पर बिंब है उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि यदि बिंब जो है प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर पर बन रहा है तो बिंब भी कितना होगा, 50 सेंटीमीटर पर बनेगा। तो ये बात हम लोगों ने कैसे पता किया, किरण आरेख के द्वारा हम लोगों ने पता किया। हम लोगों को पता है, हम लोगों ने किरण आरेख में पढ़ रखा है कि उसी साइज का प्रतिबिंब बनाने के लिए जिस साइज का बिंब है वस्तु को हमेशा 2f पर होना चाहिए। इसका मतलब है कि वस्तु कहाँ पर रखा गया है, 2f पर रखा गया है। और 2f का दूरी कितना होना चाहिए, फिर 50 सेंटीमीटर होगा। माइनस तो तुम्हें लगाना ही है, पता ही है। यानी कि u बराबर क्या हो गया तुम्हारा, -50 सेंटीमीटर होगा। अब जब 2f तुमको पता ही है तो f तो ऐसे ही पता है कि f इसका क्या होगा, आधा होगा, क्योंकि ये 2f जो है 50 है तो f बराबर क्या होगा, 25 सेंटीमीटर होगा। और पता ही है तुम्हें कि ये उत्तल है तो f क्या लेंगे, प्लस में लेंगे। तो ये तीनों चीज तुम्हें पता चल गया। अब बोल रहा है लेंस का क्षमता भी ज्ञात कर दीजिए। तो भाई लेंस का क्षमता ज्ञात करने के लिए हमें f पता होना चाहिए और f सेंटीमीटर में है। इसका मतलब लगभग सारा चीज तुम्हें क्या हो गया, पता चल गया। तो तुम्हें पता चल गया कि f बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 25 सेंटीमीटर हो जाएगा तुम्हारा, 25 सेंटीमीटर। तो इसको तुम अच्छे से बनाने के लिए लिख दोगे कि यह दिया गया है कि सुई का प्रतिबिंब उत्तल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। इसलिए हम जानते हैं जैसा कि जो यदि सेम साइज का प्रतिबिंब है तो वह कहाँ रखा गया होगा, 2f पर रखा गया होगा। इसलिए 50 सेंटीमीटर की दूरी पर ही वह रखा गया होगा। इसका मतलब u बराबर क्या हो गया, 50 सेंटीमीटर, और यह जो u है यही क्या है, 2f है। तो u बराबर 2f बराबर तुम्हारा -50 सेंटीमीटर, यानी कि f बराबर क्या हो गया, -25 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन ये तुमको माइनस प्लस यहाँ नहीं करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि f तो प्लस जानते हो ना, ये देखना। ठीक है, तो इसको 50 नहीं करेंगे हम लोग, नहीं तो तुम गड़बड़ हो जाओगे, क्योंकि u हमेशा माइनस में लिखा जाएगा, u हमेशा क्या लिखा जाएगा, माइनस में। लेकिन ये 2f की दूरी बता रहा है तो 2f को हम लोग माइनस प्लस नहीं लिखेंगे, सिर्फ 50 सेंटीमीटर ही हम लोग लिख देंगे। तो f हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस में आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब ये भी ध्यान देना है ये कैसे प्लस में लिख रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने चिन्ह परिपाटी जो पढ़ा है उसका उपयोग करेंगे। तो अब हमारा आ गया कि इसका बोल रहा है कि इसका हाँ लेंस का क्षमता बता दीजिए। तो क्षमता बराबर क्या हो गया, 1/f मीटर में होता है। तो 1/f मीटर में बदलने के लिए 25
प्लस में कर देंगे बटा 100 कर देंगे, ये मीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100/25 बराबर होगा 4D आंसर। देखा तुमने, और ये प्लस में आ जाएगा। इस प्रकार से आंसर हम लोग कर सकते हैं। इस प्रकार से यह हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों क्या होता है, कभी कभी कुछ टीचर्स इसको थोड़ा अलग तरीके से ही बताते हैं। जैसे यहाँ तुम्हें भी पता है और यू भी पता चल गया है, तो अब इन दोनों को मिला करके एफ निकाल देंगे। जैसे हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये इस फॉर्मूला का उपयोग करके यहाँ पर एफ भी निकाल देते हैं कुछ टीचर्स। हालांकि जब इस प्रश्न में क्लियर लिखा हुआ है तो हमें ये एफ निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि तुम चाहो तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। समझ गए बच्चों। तो चलो अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। बोल रहा 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता निकाली। अरे ये भी कोई प्रश्न है, कितना आसान है। तो अवतल लेंस का, तुम्हारा अवतल लेंस का फोकस दूरी, लेंस का फोकस दूरी क्या हो गया तुम्हारा, यस यहीं पे तुमको यूज करना है -2 मीटर। ये बात ध्यान देना कि अवतल लेंस लिख रहा है तो यहाँ पर माइनस खुद से ही लगा देंगे। तो यहाँ पर अब P बराबर क्या हो गया, 1/f हो गया। तो 1/f के जगह लिख देंगे 1/-2 मीटर। तो ये तो भाई सीधे सीधे हो गया -0.5 डायोप्टर। यही हमारा आंसर हो गया। तो बस सिंपल सा था, कोई खास चीज तो था नहीं। और बच्चों अब आ गए हम लोग अभ्यास के प्रश्न उत्तर पर। तो सबसे पहला प्रश्न देखो क्या बोलता है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो जल है, कांच है, प्लास्टिक है। तो देख सकते हो ये सारे ऐसे पदार्थ हैं जिससे होकर के प्रकाश गुजर सकता है, इसलिए इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं लेंस बनाने के लिए। लेकिन मिट्टी का प्रयोग हम लोग नहीं करते, क्योंकि ये सीधा सीधा अपारदर्शी वस्तु है, इससे मतलब अपारदर्शी पदार्थ है। अब देखोगे यहां से प्रश्न जो लिखा है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। अब देखो जैसे ही यहां से यहां प्रश्न आ गया, समझ लो कि तुम्हें सारे रे डायग्राम यानी किरण आरेख अपने दिमाग में रखने होंगे। यदि किरण आरेख तुम्हें नहीं पता है तो बस भूल जाओ कि ये क्वेश्चन बनेगा। तो बोल रहा है आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो सीधा सा बात है कि अवतल दर्पण में सिर्फ एक ही जगह है जहां पर आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, और ये कैसा बनता है, काल्पनिक भी बनता है। वह है P और F के बीच में कहीं भी वस्तु को रख दिया जाएगा तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा तुम्हारा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा। और यही कारण है कि हम लोग जो हजामती दर्पण है या जो मूछ दाढ़ी बनाने वाला दर्पण है या फिर जो सैलून में दर्पण होता है उसमें हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि वहां पर वो जो दर्पण होता है, आईना होता है, वो बहुत बड़ा उसका आर होता है और वक्रता त्रिज्या का होता है, बहुत बड़ा होता है। जिसके कारण जब भी हम लोग बैठते हैं तो P और F के बीच में ही बैठते हैं। कहीं भी इस तरीके से उसको लगाया जाता है कि हमारा पोजीशन हमेशा P और F के बीच में होगा, और इस कारण से हमारा प्रतिबिंब बड़ा बनता है और यहाँ पर जो दाढ़ी मूछ बनाना है उसमें वह आसानी होता है। समझ गए। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण का फोकस और P के बीच यानी कि तुम्हारा ध्रुव के बीच। तो ये आंसर लिखा भी हुआ है, देख लो यहाँ, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। अब देखोगे किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना पड़ेगा। तो बोला ना मैंने कि ये सारे प्रश्न तुम तभी कर सकते हो जब तुम क्या करोगे, जब तुम इस रे डायग्राम को याद रखोगे। तो तुम्हें पता ही होगा कि जब कभी भी 2F पर वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F पर ही बनता है, और फिर वस्तु के क्या होता है, बराबर बनता है। तो इस प्रकार से तुम देख सकते हो कि 2F ही वह जगह है जहाँ पर वस्तु का उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और बराबर बनेगा, यानी बराबर साइज का बनेगा। तो ये सब कैसे पता है मुझे और तुम्हें नहीं पता।
तो तुम्हें जरूर पता होगा यदि तुमने इसको याद कर लिया होगा, और तुम्हें नहीं पता होगा यदि तुमने इसे नहीं याद किया होगा। ठीक है, तो फोकस दूरी के 2 गुनी दूरी पर, ये देखो फोकस दूरी के 2 गुनी दूरी पर, यही इसका आंसर हो गया, क्योंकि f से दुगना क्या हो गया, 2f हो गया। अब बोल रहा है प्रश्न संख्या 4, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस समभौतः है। तो तुम्हें पता ही होगा कि जब भी हम लोग अवतल की बात करते हैं तो हमेशा फोकस दूरी माइनस में लेंगे, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, उससे कोई मतलब नहीं है। और जब भी हम लोग उत्तल की बात करेंगे तो उसका फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे उत्तल लेंस हो, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो, तो इसका अवतल लेंस और दर्पण का फोकस दूरी हमेशा निगेटिव, और उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। इस प्रकार से यदि यहाँ माइनस है तो अवतल होगा, सीधे सीधा इसका आंसर हो गया अवतल, और यदि प्लस देता तो सीधे सीधा उत्तर हो जाता उत्तल। बस दोनों एकदम सिंपल सा चीज था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण क्या है। तो बच्चों जब भी बोलेगा कि हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, चाहे वस्तु कहीं भी रखा गया हो, यहाँ जो तुम्हारा P है इससे कहीं भी रखा गया हो, कहीं दूर से दूर पास से पास, उससे कोई लेना देना नहीं है, कहीं भी रखा गया हो, तो हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा, काल्पनिक बनेगा। क्या बनेगा, काल्पनिक और छोटा। तो वह कौन सा दर्पण होगा, तो सीधे सीधा जवाब देना उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण या अवतल लेंस में भी ऐसा ही होगा, अवतल लेंस में भी हमेशा ऐसा ही बात होगा कि वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा, हमेशा काल्पनिक और हमेशा छोटा बनेगा। ठीक है, ये उत्तल दर्पण या अवतल लेंस में ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तुम आंसर कर सकते हो। हालांकि यहाँ पर तुम्हारा एक और ऑप्शन है, समतल भी दर्पण है। ठीक है, तो यहाँ समतल भी हमारा आंसर हो जाएगा, समतल अथवा उत्तल दोनों आंसर हो जाएगा। अब देखोगे किसी शब्दकोश यानी डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो इसका उत्तर है कि हम लोग कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। इसको याद रख लेना। तो यहाँ देख सकते हो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो कम कौन सा हो गया बच्चों, तो 5 सेंटीमीटर कम हो गया, इसीलिए हम लोग 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। तो इसका आंसर हो गया 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। अब यहाँ पर एक और देख सकते हो, जैसे मतलब 2 सेंटीमीटर आंसर हो, 2 सेंटीमीटर लिखा रहता तो आंसर क्या हो जाता, फिर 2 सेंटीमीटर हो जाता। ये बात याद रखना। तो कम वाला हम लोग यूज करेंगे, ज़्यादा वाला यूज नहीं करेंगे। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो बोलता है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण है। देखो जैसे ही यहाँ पे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण जो भी आता है, जल्दी से दिमाग में एक चित्र बना लिया करो, कह रहे भाई ये तो अवतल दर्पण है। और जैसे ही तुम अवतल दर्पण बनाओ, तुम्हारे दिमाग में जो अवतल दर्पण से संबंधित जितने भी किरण आरेख है वो आ जाना चाहिए। यदि ऐसा होता है बच्चों, तो समझो कि तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, और तभी तुम इन सारे प्रश्नों को बना सकते हो। और यदि तुमको रे डायग्राम यानी कि जो किरण आरेख है नहीं आता है, तो बस हो गया, तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। ठीक है ना। तो अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, तो भाई यहाँ पर तुम्हारा फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, यानी ये 15 सेंटीमीटर है। अब अवतल दर्पण में सीधा बनाना है, अरे भैया ये कौन सी बात हो गई। तुम तो जानते ही हो कि या ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखा जाए, एफ के पहले कहीं भी रख दो, एफ पर भी रख दो,
तो हमेशा इसका उल्टा ही प्रतिबिंब बनता है। हमेशा क्या बनेगा? उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो भाई तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि आखिर अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब कब बनता है, कि अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब कब बनता है। तो तुम जानते ही हो कि जब वस्तु को P और F के बीच में कहीं भी रखा जाएगा तब उसका सीधा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों? सीधा बनेगा, फिर बड़ा बनेगा, और फिर कैसा बनेगा? ये तुम्हारा इसका काल्पनिक बनेगा या आभासी काल्पनिक बनेगा या आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो ये बात तुमको भैया पता होना चाहिए कि P और F के बीच जब वस्तु को रखते हैं तभी ये वाला संभव है। तो बोलता है कि बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर रेंज क्या होना चाहिए। तो इसका सीधा आंसर है कि भैया जो बिंब रखेंगे वह 15 सेंटीमीटर के अंदर अंदर होना चाहिए, यानी कि 0 से लेके 15 सेंटीमीटर के बीच परिसर होना चाहिए, तभी उसका सीधा काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो भैया प्रतिबिंब सीधा होगा, बड़ा होगा, काल्पनिक होगा। प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है अथवा छोटा है? तो बड़ा है, साफ साफ तो दिख ही रहा है। इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख बना दीजिए। तो लो बना दिया इसका किरण आरेख, कहीं भी रख दो। अब यहाँ पर क्या करना है हम लोग को? सबसे पहले तो ये ऐसे तुम्हारा दूसरे रंग से मैं कर देता हूँ, ये देखना। सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने क्या बना दिया? एक बिंब बना दिया, और बिंब को 15 सेंटीमीटर के अंदर अंदर रखेंगे। तो इससे एक पैरेलल किरण को चलाएंगे तो ये फिर परावर्तित होकर इस प्रकार से गुजरेगा, इसको ऐसे F से गुजारते हुए दिखा देंगे, और फिर यहाँ पर पीछे की ओर इसको ले जाएंगे। ठीक है, ले गए। और फिर एक C से जाती हुई किरण को दिखाएंगे तो ये इधर से जा रही है और वापस इसी दिशा में आ जाएगी, लेकिन जब इसको पीछे बढ़ाया जाएगा तो ऐसे कहीं एक बिंदु पर कटेगा, और यही क्या बनेगा? हमारा प्रतिबिंब। तो तुम देखोगे कि ये क्या होता है? बड़ा हो गया पहला। दूसरा ये क्या हो गया? सीधा हो गया, यह भी देख लिए। और तीसरा क्या हो गया? ये आभासी है बच्चों। क्या है? आभासी है, यानी कि ये काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। तो इस प्रकार से ये 3 बात तुम इसके बारे में लिख सकते हो। तो देखा, ये जो प्रश्न हमने बनाया सीधा सीधा किरण आरेख से संबंधित प्रश्न है, इसमें कोई भी न्यूमेरिकल हम लोगों ने नहीं सॉल्व किया। अब क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए, अपने उत्तर का कारण। ये देखो, ये VVI क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि तुमसे पूछेगा कि किसी कार के अग्रदीप या हेडलाइट में कौन सा दर्पण यूज करते हैं और क्यों। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन तुमको एक पूछ देगा, 2 मार्क्स में पूछेगा। तो इसका आंसर तो तुम जानते ही हो कि भाई कार का जो अग्रदीप है इस प्रकार से अग्रदीप होगा, इसमें जैसे बल्ब लगा रहेगा तो इसमें हम लोग अवतल दर्पण का यूज करेंगे, या जो टॉर्च है टॉर्च में भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ताकि ये जो प्रकाश का बिंब है वो क्या करता है? इस तरीके से एक बीम के रूप में उसको परिवर्तित कर देता है। तो किसी कार के अग्रदीप अवतल दर्पण का बनाया जाता है, और देखोगे कि यहाँ पर ये दर्पण शीशा नहीं रहेगा, तो यहाँ पर इसका पॉलिश कर दिया जाता है बहुत अच्छे तरीके से, तो ये शीशाई की तरह यहाँ पर चमकता है, यानी कि अवतल दर्पण के जैसा दिखता है। तो बल्ब को दर्पण के मुख्य फोकस पर रख दिया जाता है, तो यह दर्पण से परावर्तित होकर समानांतर किरण पुंज को बना देता है। तो इस समानांतर किरण पुंज को प्राप्त करने के लिए ऐसा हम लोग करते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया था कि पार्श्व या बगल साइड मिरर के रूप में क्यों यूज करते हैं, तो मैंने बताया है अभी तुमको। फिर सौर भट्टी में हम लोग क्या करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ भी सूर्य के प्रकाश को क्या करना रहता है? फोकस करना रहता है। ये पैरेलल किरणें आएंगी तो उसको एक जगह क्या कर सकते हैं? फोकस कर सकते हैं। अब देखो, प्रश्न संख्या 9 बोल रहा है कि क्या किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो यह लेंस प्रतिबिंब बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो हर एक स्थिति में तो हो सकता है नहीं बनाए, लेकिन कुछ स्थिति में यह जरूर बना देगा। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर, यदि इसको काला ढक दिया गया है, ऊपर मान लो क्या कर दिया गया है? काला से इसे ढक दिया गया है, तो देखोगे कि इसका प्रतिबिंब यहाँ पर तुम्हें प्राप्त हो जाता है। और यदि नीचे काला ढक दिया जाए तो भी देखोगे कि इस प्रकार से प्रतिबिंब इसका प्राप्त हो सकता है। तो इसका चित्र तुम बना करके दिखा सकते हो।
अब आ गया प्रश्न संख्या 10 और यहां से हमारा न्यूमेरिकल शुरू हो जाता है। तो बोलता है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो सबसे पहला तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, बहुत धीरे धीरे आराम से पढ़ो, एक एक पॉइंट को पढ़ो। तो देखो क्या बोल रहा है, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब। तो जैसे ही ऐसे होता है तो समझो कि कहना क्या चाह रहा है, तो कहना चाह रहा है कि कोई बिंब है जिसका लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसको हम लोग बोलते हैं HO, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वह हो गया 5 सेंटीमीटर लिख देना है। और तुम जानते ही हो कि यहाँ पर ये जो बिंब होगा हमेशा पॉजिटिव में होगा, ये कभी निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के क्या होता है, सीधे इस प्रकार से रखते हैं। तो मान लो ये लेंस भी हम लोग बना देंगे, तो इसके पास यहाँ ऊपर में ऐसे सीधे रखेंगे मुख्य अक्ष के, तो इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। बोलता है किसी बीम को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, यानी F बराबर है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर, चुपचाप लिख दो। तो बोलता है अभिसारी लेंस, तो एक होता है अपसारी लेंस, एक होता है अभिसारी लेंस। तो अपसारी लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है। और उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी। इसका मतलब ये उत्तल लेंस की बात कर रहा है। देखा तुमने प्रश्न में यहां भी ट्विस्ट है, यहां भी तुमको समझना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा। तो F यानी कि उत्तल लेंस का लेना है, और तुम्हें पता ही है कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, प्लस में होता है, तो प्लस लिख देंगे। अब बोलता है कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी कि U बराबर तुम्हारा है 25 सेंटीमीटर, लेकिन यहां तुम जानते हो कि माइनस साइन के साथ इसको लेंगे। तो बस इतना तो तुम्हें समझ में आ गया। अब बोलता है प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात करिए। तो यहाँ तुमको किरण आरेख का उपयोग करना है, और उसका उपयोग करके यहाँ उसका स्थिति, साइज और प्रकृति को बताना है। तो एक रफ में यदि हम लोग किरण आरेख खींचना चाहें तो ये देखो, यही तुम्हारा क्या हो गया, उत्तल लेंस हो गया। और उत्तल लेंस हो गया तो यहाँ पर हमारा O हो गया, ये हो गया F, ये क्या हो गया तुम्हारा 2F, तो ये हो गया F और ये क्या हो गया 2F। तो इसको तो हम लोग को मिला करके करना होगा। तो F बराबर यदि 10 सेंटीमीटर है तो 2F क्या हो जाएगा तुम्हारा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यदि 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा गया है तो ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देंगे 25 सेंटीमीटर पर। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से किरण आरेख खींचेंगे। तो ये देखो, ये यहाँ सीधा जाएगा और फिर ये यहाँ से F से गुजरता हुआ तुमको बना देना है। और यहाँ से भी एक किरण इस प्रकार से O से गुजरेगा, तो ये इस प्रकार से यहाँ कटेगा और यही तुम्हारा इमेज बनेगा। तो इस प्रकार से ये क्या बन गया, तुम्हारा प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये तो तुम्हें फिर अच्छे से पेपर में बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तुम देखोगे कि यहाँ से यहाँ क्या जो दूरी है यही है तुम्हारा भी, जो कि पॉजिटिव में आएगा, और ये तुम्हारा 20 सेंटीमीटर से कम होगा। ये 20 सेंटीमीटर से क्या होगा, कम, लेस देन 20 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि देखो 2F के इधर बन रहा है, तो 2F है 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये उससे कम होगा। तो अब जरा सा हम लोग भी निकाल लेते हैं। तो भी कैसे निकलेगा तुम जानते हो, हम लोग फिर मिरर दर्पण सूत्र का यूज करेंगे। तो दर्पण सूत्र का उपयोग करके हम लोग क्या जानते हैं कि 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/F कितना हो गया बच्चों, 10 सेंटीमीटर, ये प्लस में होगा, ये जानते हो। और 1/V तुमको पता करना है, माइनस की जगह लिखेंगे माइनस और U की जगह लिखेंगे -25। ये पूरा इस तरीके से लिख देंगे। यह भी ध्यान देना है तुम्हें कि ये माइनस और ये माइनस को यहाँ अभी गुना नहीं करेंगे, अभी पहले स्टेप में सब मान रखेंगे, उसके बाद ये सब करेंगे। तो 1/10 लिख दिया बराबर 1/V प्लस हो गया तुम्हारा 1/25, क्योंकि माइनस गुना माइनस 25। अब 1/V इसको यहीं छोड़ देंगे तो ये वाला इस साइड में आ जाएगा, डायरेक्ट इसको यहाँ लिखेंगे कि 1/10 माइनस 1/25।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 25 गुना 10 कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग इसका जब एलसीएम लेंगे तो 250 सीधे सीधा करोगे, लेकिन 250 नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे 25 और 10 का एलसीएम तुम जानते ही हो। यहाँ 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 2, तो 5 गुना 5 25 दुना 50। जानते हो ना बच्चों कैसे ले आता है, तो ये हो गया 5 माइनस ये हो गया 2। अरे भाई आता है ना ये सारा चीज़। तो 1/भी और फिर 1/भी यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 3/50 और ये हो जाएगा माइनस साइन के साथ, यानी कि जो भी हो जाएगा तुम्हारा -50 बटा क्या हो जाएगा 3। और जब इसका भाग लगा देंगे तो भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 16.67 ये आता है, ठीक है। और इस सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिख दोगे। तो यही हो गया तुम्हारा भी, जो कि क्या हो गया माइनस साइन के साथ, तो आ जाएगा आंसर। गलत होगा कि सही होगा, गलत हो गया ना, क्योंकि अब लोग पढ़ा है कि भी पॉजिटिव आना चाहिए और तुम्हारा आ रहा है माइनस। इसका मतलब तुमने भयंकर गलती किया है, यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए भाई, ये प्लस है, तो ये भी प्लस है, तो ये भी तुम्हारा प्लस है। देखा, यही मैं बताना चाह रहा था कि तुम यदि माइनस और प्लस में गलती कर देते हो तो तुम्हारा पूरा का पूरा आंसर क्या होता है, गलत हो जाता है। हालांकि तुम फिर चेक कर सकते हो यहाँ से कि आंसर आना चाहिए था पॉजिटिव, तुम्हारा माइनस, यानी कि तुम्हारा कहीं ना कहीं भारी गलती हो रहा है। इस प्रकार से तुमने ये बना दिया। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वस्तु का स्थिति मतलब भी पता चल गया तुम्हारा। अब बोल रहा है इसका साइज बता दीजिए तथा प्रकृति बता दीजिए। तो प्रकृति तो तुम्हें पता ही है कि ये कैसा होता है, ये होता है तुम्हारा वास्तविक होता है, ठीक है। और दूसरा तुम्हारा उल्टा होगा और तीसरा छोटा तो बनेगा, ये तुम्हें पहले ही पता है। लेकिन भाई साइज तो तुमको निकालना पड़ेगा। तो साइज निकालने के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, m निकालेंगे। और m बराबर का क्या होता है, माइनस भी बटा यू। देखो एक गलती यहाँ तुमने फिर कर दिया कि मैग्निफिकेशन यहाँ माइनस नहीं होता है बच्चों, ये होगा प्लस। अब भला प्लस क्यों होगा सर, मैंने तो माइनस पढ़ा है। तो यही याद रखना है कि जब दर्पण सूत्र का उपयोग करते हैं, मतलब दर्पण में प्रश्न को बनाते हैं, तो यहाँ माइनस लिखेंगे, लेकिन जब हम लोग लेंस यूज करेंगे तो यहाँ प्लस भी बटा यू होता है, यानी इसका प्रयोग नहीं करना। ये बहुत बड़ी गलती है, इसलिए मैंने इसे बता दिया, ये काफ़ी बच्चे कर देते हैं। अब देखो ये तो HI/HO ये भी हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब हम लोग इसका उपयोग करके यहाँ पर HI निकाल सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज निकाल सकते हैं। तो अब भी कितना है बच्चों, तो भी है तुम्हारा 16.67। अब यू कितना है, तो यू है तुम्हारा -25, यहाँ लिखना है, ये भी ध्यान देना, ऐसा नहीं कि 25 लिख दोगे। बराबर HI बराबर तुम्हारा क्वेश्चन है और HO तुम्हारा +5 सेंटीमीटर है, ये भी याद रखना। तो सीधा सीधा अब HI यदि हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ देखो ये इधर गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 16.67 गुना 5 और बटा क्या हो जाएगा तुम्हारा 25, और ये माइनस में हो जाएगा। तो ये पूरा जो आंसर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 से 5 चला गया और 5 से भाग दोगे तो 16.67 बटा हो गया तुम्हारा 5, और ये जो आंसर आएगा तुम्हारा -3.33 लगभग आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया हाइट ऑफ इमेज। इमेज का साइज पूछ रहा है ना कि कितने साइज का इमेज है, तो ये हो गया तुम्हारा इमेज का साइज, यानी कि जो तुम्हारा प्रतिबिंब बना है उसका ये साइज हो गया। तो इसको यहाँ पर लिख सकते हो। तो देखा बच्चों कैसे हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं। अब देखो इसको एग्जैक्टली यहाँ पर ऐसे बनाया गया है, यही है साइज ऑफ इमेज तुम्हारा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तुम इसको बना सकते हो। चलो तो बढ़ते हैं अपने दूसरे न्यूमेरिकल की ओर। प्रश्न संख्या 11। बच्चे लोग अभी भी तुमने यदि रे डायग्राम नहीं पढ़ा है, चिन्ह परिपाटी नहीं पढ़ा है और फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, तो भाई ये प्रश्न तुमसे नहीं बन सकता है सीधा सीधा, जैसे मैंने तुम्हें बताया था। तो चलो बनाते हैं। यदि तुमने पढ़ लिया है तो जरूर इस प्रश्न को बनाओ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस है। तो यहीं से बस यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे।
तो देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। बोल रहा है फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और अवतल लेंस है, तो जल्दी से हम लोग लिख देंगे एफ बराबर -15 सेंटीमीटर। यहां से जो इंफॉर्मेशन हमें मिला उसे हम लोगों ने लिख दिया। अब बोलोगे माइनस क्यों लिखा सर? क्योंकि अवतल लेंस है इसलिए माइनस लिखेंगे अपने मन से। किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, यानी भी बराबर क्या बोल रहा है? 10 सेंटीमीटर बोल रहा है। अब यहां ध्यान देने वाला बात है कि भी प्लस होगा कि माइनस, ये कैसा पता चलेगा सर? तो बस एकदम सिंपल सा बात है कि यदि अवतल लेंस बोल रहा है, क्लियर है कि अवतल लेंस में कभी भी जो प्रतिबिंब बनेगा वह इसी साइड बनेगा हमेशा, यानी कि ये जो भी है हमेशा माइनस में ही होगा, इसमें दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। लेकिन यदि प्रश्न में रहता उत्तल लेंस, क्या रहता बच्चों? उत्तल लेंस, और बोलता कि जो प्रतिबिंब है वह 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है, तो ये प्रश्न ही गलत हो जाता। क्योंकि फिर तुम प्लस में लोगे या माइनस, क्योंकि उत्तल लेंस में इधर भी प्रतिबिंब बनता है इधर भी प्रतिबिंब बनता है, तो वो प्रश्न ही गलत हो जाता, तुम इसका उत्तर नहीं कर पाते। हाँ, वहां कुछ और क्लू दिया हुआ रहता तब तुम इसको कर सकते थे। लेकिन यहाँ जो हम लोगों ने प्रश्न पढ़ा इसमें दो बात क्लियर है, और अपना बुद्धि लगा कि ये हम लोगों ने पता किया कि F को लेना है माइनस में और भी लेना है माइनस में। भी को यदि प्लस ले लेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि U कितना है, मतलब कितने दूरी पर वस्तु को रखा गया है। U बराबर क्या है? क्वेश्चन देखा तुमने, यदि हम लोग यहाँ प्लस माइनस एक भी गलती कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो अब ध्यान से इसका किरण आरेख भी खींचना है तो वो मैं बता दूंगा। तो पहले देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब 1/f के जगह लिख देंगे -15 चुपचाप, 1/v के जगह लिख देंगे -10 और -1/u। अब इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना, यानी कि -u नहीं लिखना है, ये नॉर्मल चीज है। अब देखना, यदि u को हम लोग पूरा का पूरा इस साइड ले आएंगे, ठीक है, तो ये वाला माइनस इधर आएगा। अब ये तो तुम्हारी मर्जी है कि इसको कैसे सॉल्व करते हो, बहुत तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, जान ही रहे हो। तो अब हम लोग u ऐसे ही करने वाले हैं, 1/u को इस साइड ले आएंगे, तो ये जो -15 इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी 1/15 हो जाएगा, और ये 1/10 जो है वो माइनस में रहेगा, ये जो है वो माइनस में रहेगा, और ये इधर आकर के प्लस में हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो तुम जान ही रहे हो, इसका 30 हो जाएगा, तो 15 2 गुना 30 हो जाएगा, और माइनस ये 3 हो जाएगा, यानी कि -1/30 हो जाएगा। यानी 1/u बराबर क्या हो जाएगा? -1/30, और u निकालेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा -30 सेंटीमीटर। देखा तुमने, u हमारा किस में आ गया? माइनस में, और u आना भी किस चीज में चाहिए था? माइनस में ही आना चाहिए था। यदि ये प्लस में आता तो हमारा गलत हो जाता। तो अब यहाँ पर देख सकते हो, इस तरीके से किरण आरेख खींच सकते हो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां से यहां तुम लोग 10 सेंटीमीटर का, ये देखो यहां से यहां पर क्या है, ये 15 सेंटीमीटर है, ये देखो ये 15 सेंटीमीटर हो गया तुम्हारा। और भी तो जान ही रहे हो कि 10 सेंटीमीटर पर है, और u कितना हो गया तुम्हारा? u हो गया तुम्हारा 30 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक u हो गया 30 सेंटीमीटर पर। तो इसके किरण आरेख खींचने के लिए हम लोग सबसे पहले एक समानांतर किरण ले जाते हैं। तुम्हें पता है कि समानांतर किरण ले जाएंगे, ये देखो ये ले गया हम लोगों ने, तो ये लेंस से गुजरने के बाद ये फैल जाएगा इस प्रकार से, और जो दूसरा किरण जाएगा वह कहाँ से होकर जाएगा? वह O से होकर के गुजरेगा। तो इस प्रकार, हाँ तो ये तो किया ही नहीं, इसको पीछे भी तो लाना पड़ेगा। तो जहां पर ये कटेगा वहीं पर क्या बनेगा? हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब अब कैसा बन रहा है ये भी देख लो, छोटा बन रहा है, सीधा बन रहा है, और आभासी बन रहा है, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रतिबिंब बन रहा है, और कितनी दूरी पे बन रहा है? तो ये कहाँ बन रहा है भाई? अरे ये तो 10 सेंटीमीटर लिखा ही हुआ है शुरू में ही कि 10 सेंटीमीटर पर बन रहा है। तो इस प्रकार से ये किरण आरेख तुम यहाँ बना सकते हो।
अब चलो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। तो बच्चों जैसे मैंने पहले भी बताया है, न्यूमेरिकल के लिए जो जो चीज़ तुम्हें पढ़ना है वो पहले पढ़ लो। तो न्यूमेरिकल तो एकदम बच्चों का खेल है। देखो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं प्रश्न को। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण, बस यहीं तक पढ़ना है, ऐसा नहीं कि पूरा पढ़ना शुरू कर दिए, पूरा पढ़ना शुरू कर दिए। हाँ भाई सही बात है, तुम यदि पहली बार पढ़ रहे हो तो पूरा ही पढ़ लो, उसके बाद दोबारा से ऐसे पढ़ो। लेकिन मैं जब बता रहा हूं तो मैं पूरा क्यों पढ़ूं, यहीं तक पढ़ रहे हैं कि 15 सेंटीमीटर का फोकस दूरी है किसी उत्तल दर्पण का। तब इसको मैं फिर से पढ़ता हूं कि मेरे पास कोई उत्तल दर्पण है। कैसा दर्पण है? एक उत्तल दर्पण है जिसका फोकस दूरी बताया गया है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर एफ है। बच्चों मैंने जैसे बताया, जैसे ही तुम्हारे पास उत्तल दर्पण बोला जाए तुम्हें सारा इसका रे डायग्राम यानी कि किरण आरेख दिमाग में आ जाना चाहिए। और यदि नहीं आ पा रहा है इसका मतलब तुम्हारी कच्ची तैयारी है, तुम अच्छे से न्यूमेरिकल नहीं बना पाओगे, एकदम क्लियर समझ लेना। तो देख लो, अब इसके लिए हम लोग F लिखेंगे तो F बराबर अपने मन से लिख देंगे 15 सेंटीमीटर। अब बोलो माइनस लिखूं कि प्लस, तो प्लस लिखना होगा, ठीक है, प्लस 15 सेंटीमीटर। बोलता है कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, यानी कि इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ कोई बिंब रख दिया गया, यानी U बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, -10 सेंटीमीटर हम लोग लिख देंगे। अब बोल रहा है तो प्रतिबिंब का स्थिति बताइए, यानी V बराबर क्वेश्चन बोलेगा, फिर बोलेगा प्रकृति बताइए। तो प्रकृति में बता दूं पहले ही, अरे मैंने जैसे ही देखा कि ये उत्तल दर्पण है, ये सारी प्रकृति मेरे दिमाग में आ गया। कैसा कि ये जो प्रतिबिंब बनेगा वह छोटा ही बनेगा, एकदम क्लियर है कि छोटा बनेगा। दूसरा सीधा ही बनेगा क्योंकि ये क्या है, तुम्हारा उत्तल दर्पण है। तीसरा मेरे दिमाग में आ गया कि ये जो प्रतिबिंब है आभासी ही बनेगा। क्या बनेगा? आभासी। और चौथा एक बात और बता दो बच्चों, चौथा एक बात और है कि भी जो आएगा तुम्हारा वह माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि जो प्रतिबिंब बनेगा इसी साइड में बनेगा, और इस साइड में यदि बनेगा प्रतिबिंब, वाह क्या बात है बच्चों, कितना गड़बड़ है तुम्हारा दिमाग। प्रतिबिंब इस साइड में नहीं बनेगा बच्चों, प्रतिबिंब इस साइड में बनेगा। और यहाँ प्रतिबिंब F और P के बीच में बनता है। यही तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि तुमने इसे पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। प्रतिबिंब कभी भी बनता है तो F और P के बीच में ही बनेगा बच्चों, क्योंकि ये उत्तल दर्पण है तुम्हारा, यानी भी हमेशा पॉजिटिव में आएगा। अब मान लो तुम आंसर कर रहे हो, भी तुम्हारा माइनस में आ गया, तो तुम उसको फिर से चेक करो कि भाई कहीं गलती हो रहा है। और एक और बात मैं बता दूं, जो भी है वह 15 सेंटीमीटर से कम ही होगा, यानी लेस देन 15 सेंटीमीटर होगा। ये मैंने कैसे पता किया? ये मैंने इस प्रकार से पता किया कि मैं जानता हूं कि जो तुम्हारा भी है वह F से पहले ही बनेगा, यानी प्रतिबिंब F से पहले बनेगा, इसलिए 15 से कम आना चाहिए। तो इसका मदद से भी हम लोग यहाँ चेक कर सकते हैं आंसर को। तो चलो अब हम लोग यहाँ पर लेंस फॉर्मूला लगाते हैं। वाह क्या बात है, यहाँ दर्पण है तो तुम लेंस फॉर्मूला लगाओगे, लेंस नहीं ना, ये गलती से थोड़ा सा लिखा गया है यहाँ पर कि दर्पण सूत्र ही हम लोग लगाएंगे। तो हम लोग क्या बोलते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ऐसे ही तो कर देते हैं। अब इसको लिख देंगे +15 बिना कोई टेंशन का, इसको लिख देंगे 1/v, और प्लस की जगह प्लस लिखेंगे, माइनस नहीं करना शुरू करेंगे, इसको लिखेंगे -10, ऐसे लिखेंगे बच्चों। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको पहले ऐसे आराम से 15 लिख दो बराबर 1/v, और ये माइनस में कर दो -1/10। अब ये इधर ले आओ तुम, तो 1/v बराबर क्या होगा, 1/15 प्लस 1/10। तो मैंने अपने स्कूल में देखा है बच्चों कि बच्चों को तो जोड़ घटाव ही नहीं आता, तो ये फिर न्यूमेरिकल क्या बनाएंगे, 15 और 10 का मान लो कि यहाँ पर 60 मान लो, 30 भी हो जाएगा, 30 ही कर देते हैं, 30, ठीक है। और ये 15 दूना 30 हो गया, और 10 गुना 3 हो गया, तो 2 और 3 क्या हो गया, ये 5/30 हो गया। अब इसको यदि सॉल्व करोगे तो 1/v बराबर आ गया 5/30, 30।
तो भी बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा 30/5 बराबर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ गया। अब बताओ ये 6 सेंटीमीटर सही है कि गलत है? तो बच्चों ये 6 सेंटीमीटर सही ही है तुम्हारा, क्योंकि यदि जोड़ घटाव में नहीं गलती हुआ है तब ये प्लस में भी है तुम्हारा, देखो 15 से छोटा भी है, यानी कि ये क्या है हमारा सही है। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया यह एक उत्तल दर्पण है, इसलिए इसका प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा होगा। तो चलो हम लोग देखते हैं कि भाई प्रतिबिंब सही में छोटा होगा कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग फिर आवर्धन यदि निकालेंगे तो m बराबर क्या होगा बच्चों, -v/u। ये मैंने बताया था तुम्हें कि जब लेंस होगा तो +v/u करेंगे और यदि दर्पण होगा तो -v/u करेंगे। तो -v की जगह क्या लिख देंगे, माइनस, और भी के जगह तुम देख सकते हो भी हमारा कितना है, +6 सेंटीमीटर है, तो +6 ही लिख देना, ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना। और u कितना है बच्चों, तो u है तुम्हारा, u तो हमेशा माइनस में ही होगा ना, तो u हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। तो ये दोनों ऐसे कट गया और इस प्रकार से तुम्हारा 6 बटा ये क्या हो जाएगा 10, यानी कि 0.6 हो जाएगा। यानी ये जो आवर्धन है तुम्हारा ये 1 से यदि क्या होता है, कम होता है, तो जो वस्तु होता है उसका प्रतिबिंब छोटा होता है। ये तो मैंने पढ़ाया था तुम्हें। तो आवर्धन यदि 1 होगा तो 1 गुना प्रतिबिंब यानी बराबर, 2 गुना प्रतिबिंब यानी बड़ा, 3 गुना प्रतिबिंब यानी कि और बड़ा, लेकिन आधा गुना प्रतिबिंब यानी कि छोटा। तो 0.6 गुना प्रतिबिंब यानी कि ये छोटा प्रतिबिंब को दिखा रहा है। अब यहाँ पर देख ही सकते हो कि ये सीधा और आभासी भी बनेगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का हम लोग क्या कर सकते हैं, उत्तर को देख सकते हैं। अब देखो प्रश्न संख्या 13 क्या बोलता है कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है। तो सीधे सीधा बात है कि यदि हम लोग समतल दर्पण बनाते हैं तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है यदि उसका m बराबर तुम्हारा +1 है, तो 1 कहने का मतलब है कि वह बराबर बन रहा है, प्रतिबिंब क्या बन रहा है, बराबर बन रहा है। मैंने बताया था कि आवर्धन यहाँ पर क्या हो गया, 1 गुणा हो गया, तो बराबर, 2 गुणा तो बड़ा, 3 गुना बड़ा, 4 गुना बड़ा, ठीक है, लेकिन ये 1 गुना है मतलब बराबर है। लेकिन अब यह भी ध्यान देना कि यहाँ प्लस भी लिख रहा है तो इसका भी कुछ मीनिंग होगा, क्योंकि m बराबर -1 भी हो सकता है। तो +1 कहने का क्या मतलब है, तो बच्चों +1 कहने का मतलब है कि यदि बिंब इस ओर है तो प्रतिबिंब इस ओर बन रहा है, यानी प्रतिबिंब क्या बन रहा है, काल्पनिक है। ठीक है, और काल्पनिक होने के कारण यहाँ पर ये देखो ये हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से यहाँ यदि भी हम लोग लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, भी क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस में हो जाएगा, भी बराबर क्या हो जाएगा प्लस में, और u बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस में। तो m बराबर हम लोग जानते हैं -v/u, और इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर माइनस की जगह माइनस लिखेंगे, और ये देखो भी जो है सो प्लस है तो प्लस भी लिख देंगे, और u तो माइनस में ही होता है तो -u लिख देंगे। इस तरीके से ये हो जाएगा प्लस में, यानी m हमारा प्लस में आएगा। एक और तरीका है कि m बराबर देखोगे HI/HO, तो ये HI यानी कि ये वाला पॉजिटिव हो गया और ये वाला भी पॉजिटिव हो गया, तो बटा पॉजिटिव, यानी ये भी क्या हो गया तुम्हारा पॉजिटिव, m भी पॉजिटिव। इस यही बात है कि यहाँ प्लस और माइनस भी देखना है। तो +1 का अर्थ हो गया कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये दूसरे साइड बन रहा है, जो तुम्हारा मिरर है, समतल दर्पण है उसके, यानी कि ये काल्पनिक प्रतिबिंब को दर्शाता है, ये भी याद रखना। और बराबर तो बनेगा ही, ये भी तुम देख सकते हो। तो इस तरीके से ये पूरा बात लिख सकते हो। अब देखो प्रश्न संख्या 14 सीधा सीधा एक न्यूमेरिकल हमारे पास फिर से आ गया। अब बोल रहा है, मैं पूरा पहले पढ़ देता हूँ इस प्रश्न को एक बार, फिर धीरे धीरे करेंगे। तो 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर रखा गया, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज को ज्ञात कीजिए। तो जैसे मैंने बताया था उसी प्रकार से प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले बोल रहा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, जैसे मैंने बताया, तो 5 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब है, यहीं तक पढ़ेंगे, यानी कि हम लोग लिखेंगे
एच ओ बराबर +5 सेंटीमीटर। ये भी याद रखना कि मैंने क्या बताया कि यदि हम लोग यहाँ पर एक, देखो ये क्या बोल रहा है, उत्तल दर्पण बोल रहा है ना, तो उत्तल दर्पण यदि बनेगा तो ऐसे उत्तल दर्पण बनेगा। और उत्तल दर्पण जैसे ही आ गया तुम्हारे दिमाग में सारा बात आ जाना चाहिए, जैसे मैंने बताया था। तो ये हो गया तुम्हारा सी, ये हो गया तुम्हारा पी, तो ऊपर ही ना कहीं रखेंगे, इस तरीके से सीधा रखेंगे ना, तो ये एच ओ बराबर क्या हो जाएगा, +5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बोला इसका वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, यानी कि आर बराबर है 30 सेंटीमीटर। तो अब तुमको बताना है कि ये एफ जो होगा यदि उत्तल है तो क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि आर को भी यहाँ क्या लेंगे, प्लस। ये वक्रता त्रिज्या पूरा बता रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो यानी कि जो तुम्हारा एफ होता है वह क्या होता है, R/2 होता है, यानी कि 30/2 हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। एफ बराबर कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। और ये प्लस होगा कि माइनस, बच्चों तो तुम्हें तो पूरा पता है कि जैसे ही उत्तल नाम आ जाएगा प्लस लिख देंगे, अवतल नाम आएगा माइनस लिख देंगे। अब बोलता है कि इसके सामने 20 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है, यू बराबर हो गया -20 सेंटीमीटर। माइनस अपने से लगा देना है, यानी यहां पर कहीं पिंड रखा होगा। और तुम जानते ही हो भाई, पूरे अच्छे तरीके से जानते हो कि यहां पर जो, ये देखो यहां भी ये 15 सेंटीमीटर हो गया, कि इस प्रकार से यदि हम लोग उत्तल दर्पण में बिंब को कहीं भी रखें, प्रतिबिंब उसका कहाँ बनेगा, यहाँ पी और एफ के बीच में ही कहीं बनेगा। यानी जो भी होगा तुम्हारा वह पॉजिटिव आएगा, ये तुम कंफर्म हो। और दूसरा, ये 15 सेंटीमीटर से ये जो है तुम्हारा <15 सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाएगा, मान आएगा। यानी भी बराबर कितना होना चाहिए, 15 सेंटीमीटर से तुम्हारा कम होना चाहिए, ये भी जानते हो। तो इस प्रकार से अब हम इसको सॉल्यूशन को करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है बच्चों, भी निकालना है। भी बराबर यहाँ पर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। साइज भी निकालना है, साइज बिंब का साइज निकालना है, यानी कि एच आई भी तुम्हें ज्ञात करना है। प्रकृति तो जानते ही हो, यहाँ तुम बता ही सकते हो जैसे मैंने तुम्हें पढ़ाया है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यदि हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगा दें, मिरर फॉर्मूला, यानी कि दर्पण सूत्र से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं जल्दी से बता दो, कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही जानते हो। अरे बुद्धू, ये प्लस ना होता है तो 1/f बराबर 1/v को, ओहो फिर मैंने यही लिखना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ। चलो यार क्या दिक्कत है, चलो तब f की जगह f मान रखेंगे तो 1/f है, तो f कितना है तुम्हारा +15, याद रखना, बराबर 1/v माइनस 1/u कितना है तुम्हारा -20। तो ये अब इसको पूरा सॉल्व अच्छे से कर लेते हैं। 1/15 बराबर 1/v प्लस हो जाएगा, ये माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/20 हो जाएगा। अब तुम क्या कर सकते हो, 1/v को क्या करो, इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, ये माइनस में हो जाएगा, तो 1/20 माइनस 1/15। तो अब तो ये आसानी से निकल जाएगा ना कि 1/v बराबर ये हो जाएगा 60 कर दो, तो 20 गुना चौका 60 हो गया, और ओहो 20 तिया 60 होता है ना, 15 चौका 60 हो गया। तो इस प्रकार से अब तुम यहां पर देखोगे कि ये हो जाएगा 1/v बराबर -1/60। तो देखो बच्चों कितना गड़बड़ हो गया, यहाँ आंसर हमारा क्या आ गया, माइनस में आ गया, लेकिन यहाँ पर तो दिख रहा है कि प्लस में आना चाहिए। इसका मतलब कुछ गड़बड़ तो है, कुछ गड़बड़ तो है। तो चलो इसको फिर से देखते हैं, यही मैं बताना चाह रहा था कि इस प्रकार से तुम क्वेश्चन को बनाओगे तो तुम क्या कर सकते हो, उसको चेक कर सकते हो कि मेरा कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, कहीं गड़बड़ घोटाला तो नहीं हो गया है, क्यों मेरा आंसर गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। इसीलिए मैंने ऐसा किया तुम्हारे लिए। तो चलो फिर से फॉर्मूला को रखते हैं, क्या करें भाई गड़बड़ हो गया है, तो चलो फॉर्मूला पर फिर से सब कुछ रखते हैं। तो अब देखो 1/f के जगह क्या लिख देंगे, 1/15, फिर बराबर कर देंगे तो बद लिख देंगे 1/v, और प्लस की जगह लिख देंगे प्लस, और u के जगह क्या लिख देंगे -20 लिख देंगे। हो गया ना।
अब देखोगे ये तो पूरा माइनस में है, तो इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस में। तो 1/भी बराबर हो गया तुम्हारा 1/15 प्लस 1/20। देखा बच्चों, तो यहाँ हल्का सा मैंने इसलिए गलती किया ताकि तुम्हें समझा सकूं। यहाँ पर मैंने क्या गलती किया था, इसको इधर लाया लेकिन माइनस नहीं लिखा था। देखा तुमने, यदि तुम्हें जोड़ घटाव गलती हो जा रहा है तो भी तुम इस प्रश्न को सुधार सकते हो। यदि तुम्हें क्या क्या पता है, यदि तुम्हें रे डायग्राम पता है, यदि तुम्हें क्या पता है, यदि तुम्हें फॉर्मूला पता है, यदि तुम्हें क्या पता है, यदि तुम्हें यहाँ पर जो चिन्ह परिपाटी है वह पता है, तो चलो अब इसको बनाते हैं। तो अब तो ये आसानी से बन ही जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 60, तो 15 4 बार में और ये 3 बार में, तो 1/भी बराबर हो गया 7/60। तो अब भी बराबर क्या हो गया 60/7। और ये कितना होता है बच्चों, इसको जब हल करोगे तो लगभग आ जाएगा तुम्हारा 8.57 सेंटीमीटर। देखा तुमने। अब ये देखो, अब ये क्या 15 से कम है? यस सर, 15 से तो कम है, तो ये आंसर अब सही हो सकता है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ हो सकता है, क्योंकि हो सकता है तुमने जोड़ घटाव में गलती अभी भी किया होगा, लेकिन एक तो स्थिति आ गया कि ये प्लस में आ गया तब सही है, दूसरा 15 से कम आ गया तब भी ये सही है लगभग। समझ गए? अब चलो, अब हम लोग देखते हैं कि m बराबर क्या होगा। m बराबर होता है -v/u, ये पढ़ा है तुमने। तो अब, और इसी का फॉर्मूला ये भी जानते हो HI/HO भी होता है। तो यहाँ पर हम लोग को साइज निकालना है, तो साइज क्या है तुम्हारा HI बराबर साइज है, तो इस फॉर्मूला का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -v/u बराबर HI/HO। तो -v के जगह क्या लिखेंगे माइनस, और v के जगह हम लोग लिख देंगे 60/7, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारा। और u के जगह क्या रख देंगे बच्चों, u के जगह हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। तो बताओ ये गलत है कि सही है? सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो भी है तुम्हारा प्लस में आया है, तो इसको ऐसे प्लस कर दो थोड़ा सा ऐसे। और HI को लिख देंगे HI, और HO को लिख देंगे प्लस, कितना है बच्चों जल्दी से बता दो, 5 सेंटीमीटर है, तो ये लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। यानी माइनस से माइनस कट जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 60/7 है, तो 7 गुना ये 20 हो जाएगा बराबर HI/5। ठीक है, तो 20 से 3 बार में ये जाएगा, तो ये हो जाएगा HI बराबर 15, 5 गुना 3 15/7। ठीक है, तो इसको हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2.175 सेंटीमीटर लगभग। तो ये देख सकते हो HI है। तो ये HI छोटा आया कि बड़ा आया बच्चों? छोटा आया। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है, ये छोटा होना चाहिए। जैसे अब HO माने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है, तो हाइट ऑफ इमेज क्या है तुम्हारा 2.175 है, यानी कि ये छोटा है। अब m भी निकालने का मन है तुम्हारा, तो m तो ऐसे ही निकाल सकते हैं, m बराबर -v/u है, और ये तो ऐसे ही निकल जाएगा तुम्हारा। माइनस v की जगह क्या लिख देंगे माइनस, और v है तुम्हारा 60/7, और बटा लिख देंगे u में तुम्हारा -20, तो ये कट गया। अब देखो 60/7 गुना 20 कर देंगे तो 20 गुना 3 हो गया। अब 3 को भाग लगा दोगे तुम 7 से, तो 7 और पॉइंट कर दोगे तो 0, तो 7 गुना 4 28 हो गया, ये 2 और फिर 0 आ गया, तो लगभग 3 मान लो, 3 ले लेते हैं, या 2 भी कर सकते हो, तो 2 ही करो चलो ना। तो ये हो गया तुम्हारा m बराबर 0.42, यानी ये क्या हो गया, बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है? तो छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। क्यों छोटा बन रहा है? क्योंकि ये 1 से आवर्धन क्या है, कम है। तो ये सब तो जान ही गए। तो और प्रकृति में क्या लिखना है, तो भाई ये आभासी बनेगा। क्या बनेगा? आभासी बनेगा, छोटा बन ही रहा है। और साथ ही साथ क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। ए बुद्धू, उल्टा बनता है, सीधा ना बनेगा क्या? तुम लोग भी बच्चा लोग, जब भी आभासी होगा तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा। समझ गए बच्चों?
अब आ गया हमारा प्रश्न संख्या 15। तो यह भी क्या है, एक न्यूमेरिकल है। तो देखो यहाँ अब न्यूमेरिकल को बनाते हैं। क्या बोल रहा है, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब है, यानी एच ओ बराबर क्या है, +7 सेंटीमीटर। अब प्लस क्यों लिखा है तो तुमको पता ही है। 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने रखा गया है, यानी तुरंत हम लोग अवतल दर्पण यहाँ पर बना देंगे। यहाँ पर मुख्य अक्ष हो गया, पी हो गया, एफ हो गया, ये हो एफ बड़ा लिखते हैं यहाँ, और ये हो गया सी। और बोल रहा है कि 18 सेंटीमीटर का फोकस दूरी है, तो एफ बराबर क्या है, 18 सेंटीमीटर लिख दिया। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि f बराबर फोकस दूरी माइनस लिखेंगे प्लस बच्चों, तो माइनस लिखेंगे 18 सेंटीमीटर। दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा गया है, u बराबर हो गया -27 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे रखा गया है। अब तुम जल्दी से बता दो बच्चों, यदि c और f के बीच में यदि ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो कहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनता है, तो तुम जानते ही हो कि c के परे बनेगा। यानी कि जो तुम्हारा भी आएगा वह तो सबसे पहला माइनस में आएगा, ये पता चल गया क्योंकि इधर बन रहा है। दूसरा पॉइंट ये हम लोगों ने समझा कि ये 36 सेंटीमीटर से बड़ा बने, से ज्यादा होगा। क्या होगा, से ज्यादा ही होगा, क्योंकि ये देखो ये 36 है तो इससे बाद में बन रहा है, यानी ये 36 से ज्यादा यदि आंसर आ रहा है भी का, तो हम लोग बोलेंगे कि यस, ये हमारा आंसर क्या है, सही है। तो चलो अब बनाते हैं और क्या। तो यहाँ देखोगे भी बराबर हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। तो अब हम लोग यदि दर्पण सूत्र लगाएंगे तो हम लोग जानते हैं दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब 1/f की जगह हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों, -18 सेंटीमीटर लिख देंगे। 1/v की जगह क्या लिखेंगे, 1/v को ऐसे ही छोड़ देंगे, प्लस की जगह प्लस छोड़ेंगे और u की जगह माइनस कितना लिख देंगे, 27 सेंटीमीटर। इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब देखो 1/v यहाँ पर यदि इसको हम लोग यहीं छोड़ देते हैं तो बराबर करेंगे, और ये जो 27 है इसको इस साइड ले आते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1/27 हो जाएगा, और ये तो माइनस में रहेगा, यानी माइनस हो जाएगा तुम्हारा 1/18। और तुम जानते ही हो कि एक स्टेप यहाँ छूट गया है हम लोगों का, इसको और इसको गुना करके माइनस करते हैं, तो वो तुम खुद ही कर लेना। चलो तो अब 1/v करते हैं। अब 18 और 27 का यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे तो 54 हो जाता है, जानते हो 18 गुना 3 54 होता है और 27 दूना 54 होता है। तो 1/v करेंगे तो ये जगह -1/54 यानी कि 54। और यदि हम लोग यहाँ भी देखेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा -54 सेंटीमीटर। तो अब जरा चेक करते हैं कि ये -54 जो आया है वो सही हो सकता है, तो आंसर है यह सही हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले तो माइनस में है जो कि हमारा आना चाहिए था। दूसरा 36 से ज़्यादा है तो ये भी सही हो सकता है, इसका मतलब ये आंसर हमारा सही है। अब देखो आवर्धन निकालते हैं। जैसे ही तुमको साइज पूछता है तो तुमको क्या ऑप्शन है, आवर्धन निकालना ही पड़ेगा। तो आवर्धन -v बटा क्या करेंगे, u कर देंगे, और यही होता है HI/HO। तो यहाँ इसका फॉर्मूला करके हम लोगों को साइज निकालना है, तो -v के जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस गुना -54। याद रखो कि v अपना अलग एंटिटी रखता है, तो v के लिए -54 लिखेंगे, u के लिए हम लिखेंगे -27 और बराबर लिख देंगे HI बराबर है तुम्हारा क्वेश्चन मार्क, और HI भी यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क। HO बराबर है तुम्हारा +7 सेंटीमीटर। तो अब इसको सॉल्व करोगे तुम यहाँ तो देखोगे माइनस गुना माइनस क्या हो गया, +54 बटा -27 हो गया, ठीक है, बराबर HI/+7 है। अब देखोगे यदि इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये 27 गुना 2 हो जाएगा, और इसको इधर ले जाएंगे तो यानी HI बराबर हो जाएगा -14 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से देखोगे कि HI भी पता चल गया और HO भी पता चल गया। तो यदि हमसे M लिखना है, सीधे सीधे M बनाएंगे तो लिखेंगे HI/HO, तो ये हो जाएगा
14/7, तो ये हो जाएगा -2। यानी कि इसका आवर्धन कितना है बच्चों, 2 है। साइज कितना है, -14 सेंटीमीटर है। तो माइनस कहने का क्या मतलब हुआ कि नीचे की ओर प्रतिबिंब है, एच आई नीचे है, एच ओ ऊपर है। माइनस कहने का ये मतलब हुआ, शुरू से ही बताया जा रहा है। तब तो सारा बात क्लियर हो गया। m बराबर -2 है, यानी कि जो प्रतिबिंब है वह बिंब से 2 गुना है। कैसा है, 2 गुना। माइनस साइन बताता है कि उल्टा बन रहा है। और कैसा बन रहा है, बड़ा तो बन ही रहा है, 2 गुना है तो बड़ा ही है। और कैसा बन रहा है, तो वास्तविक बन रहा है। ये सारा बात भी यहां पर तुम लिख सकते हो, समझ गए। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 एकदम छोटा सा क्वेश्चन दिया है। बोल रहा है लेंस का फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसका क्षमता -2d है। यानी P बराबर दिया है -2d गिवन है, और बोल रहा है कि उसका फोकस दूरी ज्ञात करिए। तो हम लोग जानते ही हैं बच्चों की P बराबर क्या होता है, 1/f होता है मीटर में, ठीक है ना। तो P बराबर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 2d बराबर 1/f मीटर में, ठीक है। यानी कि जो तुम्हारा f बराबर है, ये मीटर में है, ठीक है ना। f बराबर क्या हो गया तुम्हारा, 1/2, ये मीटर में ही आएगा तुम्हारा। यानी कि हो गया 0.5 मीटर, और यही तुम्हारा क्या है, आंसर भी है। अब देखोगे ये जो हमारा आंसर है ये माइनस होगा, ध्यान देना ये माइनस में है, और ये पूरा मान क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा। इसीलिए यह जो तुम्हारा लेंस है वह क्या है, अवतल लेंस है, ये बात याद रखना। चलो तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोलता है कोई डॉक्टर +1.5 डायोप्टर संशोधन लेंस निर्धारित करता है, लेंस का फोकस दूरी ज्ञात करिए। अरे भाई यहाँ सीधा सीधा प्रश्न है कि P बराबर है +1.5d, और हम लोग जानते ही हैं कि P बराबर क्या होता है, 1/f। f बराबर यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन दिया गया है। तो P की जगह लिख देंगे +1.5d। यहाँ प्लस माइनस पे ध्यान देना ही पड़ेगा बच्चों। तो f इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा f बराबर 1/1.5, और ये सब मीटर में है, याद रखना, यानी मीटर में हमारा आंसर होगा। तो इस पॉइंट को हटा के यहाँ करेंगे, अब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 मीटर। यही हो गया तुम्हारा आंसर, 2/3 मीटर। अब इसको यदि हम लोग सेंटीमीटर में बदलना चाहें तो ये पॉइंट में बदल देना अच्छा होता है ना, ये तो जानते ही हो। तो सेंटीमीटर में बदल देते हैं, तो 2/3 गुना 100 सेंटीमीटर बराबर होगी 200/3 सेंटीमीटर। और इसको और बराबर करेंगे तो तुम जानते ही हो 66.7 सेंटीमीटर हम लोग क्या करेंगे, ये मान रखेंगे। लेकिन देखोगे ये सारा मान प्लस में है तुम्हारा, इसका मतलब क्या है कि यह एक अभिसारी लेंस है, यानी कि ये एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर f का मान हमारा क्या आया है, पॉजिटिव में आया है, इसी कारण से। समझ गए। तो इस प्रकार से ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। मैं मिल रहा हूँ तुमसे नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।